आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो चलिए आज से हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज जीएसटी सब्जेक्ट वो स्टार्ट होने जा रहा है। चलिए तो जीएसटी के बारे में ना कुछ हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एंड फिर देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के जीएसटी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि स्टार्ट होने जा रहा है जीएसटी का नया सब्जेक्ट। Visible now. Yes, sir. Yeah, thanks. चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जीएसटी का रहेगा। चलिए सबसे पहले ना हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि व्हाट्स अबाउट दी जीएसटी आने से पहले क्या था एंड जीएसटी के बाद क्या क्या हुआ, व्हाट आर द चेंजेस। चलिए तो हिस्ट्री अगर जीएसटी की हिस्ट्री देखें इंडिया में तो इट इज द बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया। नाउ अब एक सवाल कि व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले टैक्स के दो टाइप होते हैं, वो समझ लो कि एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो इंडिया में दो तरीके के टैक्स है, फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं कि अगर एक्चुअल में हम डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब ऐसा टैक्स जो एक्चुअल में अर्निंग करना है ना, अर्निंग पर्सन पे द टैक्स, यानी कि जो टैक्स जो बंदा पैसा कमा रहा है उसको टैक्स पे करना है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपको अपना टैक्स खुद ही भरना है, जो अपना टैक्स होगा वो खुद ही पे करेगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। और उसका बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो जो पर्सन कमाता है उसी को पे करना होता है, उसके अलावा और कोई पर्सन नहीं है जो उसका टैक्स पे करेगा। तो द कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स इज द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको नाम से पता चल गया होगा जो डायरेक्ट नहीं है, यानी कि जो डायरेक्टली हमको नहीं पे ना कोई और पे करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई टैक्स जो टैक्स हम पे कर रहे हैं लेकिन हमारा नहीं है, किसी और का टैक्स है, किसी और से हम कलेक्ट करके हम उसका टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, एंड दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। तो डेफिनेशन से आपको पता चल गया कि हम खुद का टैक्स जो पे करते हैं दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, उसका एग्जांपल है इनकम टैक्स। एंड जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो हम किसी और का पेमेंट करते हैं, हमें पेमेंट करना है लेकिन किसी और के पास से कलेक्ट करके उसका टैक्स हमें पे करना है, एंड दैट इज अवर, उसका एग्जांपल है जीएसटी। तो जीएसटी इट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम खुद हमारा टैक्स पे नहीं करते, किसी और का जो हम कलेक्ट करते हैं किसी और के पास से टैक्स, एंड देन वी विल पे, यानी कि हमारी जेब से पॉकेट से कुछ टैक्स नहीं जाता, बट जो जाएगा वो होगा हमारा प्रॉफिट पे टैक्स जाएगा। जो भी हमने प्रॉफिट कमाया होगा उसके ऊपर टैक्स जो हम पे करेंगे, लेकिन किसी अलग तरीके से। तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि हम खुद अपना टैक्स पे नहीं करते, कहीं और से कलेक्ट भी करते हैं, दैट विल रिसीव एंड देन पे। तो समझ में आ गया कि क्या एक्चुअल में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। तो इनडायरेक्ट टैक्स की हिस्ट्री में सबसे बड़ा रिफॉर्म है जीएसटी। इन 2003 कैलकट टास्क फोर्स सजेस्टेड द जीएसटी। अब जो जीएसटी का कंसेप्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले क्या हुआ करता था, गुड्स का टैक्स अलग था, सर्विस का टैक्स अलग था, एक्साइज ड्यूटी अलग थी। इच एंड एवरीवन हैज अ मल्टीपल टास्क, मल्टीपल टैक्सेस थे वहां पे। तो 2003 में एक टास्क फोर्स, एक कैलकट कमिटी, इट इज कॉल्ड कमिटी, जो एक्चुअल में गवर्नमेंट को सजेस्ट करती है कि क्या टैक्स के नियम होने चाहिए, क्या टैक्स के रूल्स क्या होने चाहिए। तो एक कमेटी बिठाई गई थी कि कमेटी बताई थी कि एक नाम था उसका कैलकट टास्क फोर्स। उस कमेटी ने सजेस्ट किया सबसे पहली बार 2003 में इंडिया में कि हमें जीएसटी लाना चाहिए। जीएसटी यानी कि सिंगल टैक्स, कि गुड्स और सर्विस दोनों पे एक ही टैक्स लगे।
अलग अलग टैक्स ना लगे, उसके लिए उन्होंने सजेशन किया 2003 में। देन फर्स्ट 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वाज पास बाय लोकसभा। देखो अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा लो की लैंग्वेज हम समझते हैं। तो सबसे पहले ना आपको कोई भी कानून में चेंज करना है, कुछ भी लो में अगर कुछ भी चेंज करना है, तो आपको ना लोकसभा में उसको बिल को पास करवाना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा जो भारतीय का संविधान है, संविधान को चेंज करने का कोई भी प्रोसेस होता है, तो वो सबसे पहले आपको संविधान में क्या क्या चेंज करने हैं, क्यों चेंज करने हैं, इससे क्या बेनिफिट होंगे, दैट वी हैव टू मेक श्योर। तो आपको ना सबसे पहले लोकसभा में इस बिल को पास करवाना है। लोकसभा में पास होने के बाद उसका जो बिल होगा ना, वो जाएगा राज्यसभा में। एंड देन राज्यसभा का मतलब होता है एक हर एक स्टेट वाइज जो भी पर्सन होंगे, लोकसभा पे जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड, एंड राज्यसभा में ईच स्टेट, जितने भी स्टेट है इंडिया में, एवरी स्टेट डिसाइड कि लोकसभा में जो भी बिल पास हो गया है वो हमारे पास जाएगा। एंड देन सभी स्टेट की अगर मंजूरी मिलती है, देन जो वो जो बिल है, जो भी हम चेंजेस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो फाइनल जाके एक्ट में बदलता है, यानी कि वो फाइनल मंजूरी वहां पे मिलती है। आफ्टरवर्ड 122nd यानी कि 122 बार चेंज कर चुके हैं इससे पहले, यानी कि 122nd का मतलब 121 बार पहले चेंज कर चुके थे। तो ये 122वीं बार था कि हम कुछ चेंज करने जा रहे हैं। मतलब जब से भारत का संविधान बना था 1950 से, ठीक है, इतना थोड़ा हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में भारत का संविधान कब बना था। 1950 में बना था, तब से लेके 122 बार चेंज कर चुके थे। एंड 122nd टाइम जो हमने 2003 में चेंज करने की कोशिश की थी। बट 122 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, इट वाज मच डिलेड एंड इन द ग्रीन सिग्नल बाय राज्यसभा। बहुत ज्यादा डिले हो गया, और डिले आते आते कितना हो गया, अप्रोक्स 2016 में उनको ना राज्यसभा के पास से ग्रीन सिग्नल मिला। फिर उसके बाद जुलाई 2017 से जीएसटी ने अपना इंट्रोडक्शन किया, यानी कि जुलाई 2017, यानी कि 1 जुलाई 2017 से इंडिया के अंदर जीएसटी जो है वो आया था। इट इज द क्रिएशन ऑफ कॉमन मार्केट फॉर 1.25 बिलियन पीपल। 125 करोड़ की जनता थी 2017 में, लेकिन अगर आज एज ऑफ नाउ 2025 की बात करें तो इट इज 1.5 बिलियन, 150 करोड़ एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो इट इज द क्रिएशन ऑफ कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट का मतलब हुआ कि सबके लिए कॉमन हो गया कि गुड्स खरीदना है तो भी रेट से एक ही गवर्नमेंट से हमको जीएसटी देना पड़ेगा, और सर्विस लेनी है तो भी आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा ऑन अकाउंट ऑफ बोथ कॉम्प्लेक्स, यानी कि कंबाइन हो चुके थे। अब गुड्स अलग और सर्विस अलग ऐसा नहीं था, ठीक है, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया गया था। इंक्रीजेस इन जीडीपी बाय 0.9 टू 1.7%। हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो पहले 2016 तक 0.9% था, एंड 2017 में जब इंट्रोडक्शन हुआ इस जीएसटी का, तो वो बढ़ के हो गया 1.7, ऑलमोस्ट डबल हो गया। नाउ यू नो जीडीपी क्या है? जीडीपी यानी कि हमारा जो भी हम कंजम्पशन करते हैं गुड्स एंड सर्विस का, वो कितना कंजम्पशन है पर पीपल, एक सिंगल पर्सन कितना कंज्यूम कर रहा है इच गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज अवर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उसका बढ़ना इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात है कि आपका जीडीपी बढ़ रहा है, यानी कि हर कोई बंदा है जो है वो ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। अब देखते हैं कि ये जो जीएसटी आया, तो वो एक्चुअल में जीएसटी क्यों लाया गया, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा। वो पर्पस था कि पुरानी जो सिस्टम चल रही थी ना, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स का मतलब उसमें कुछ लूप होल्स, उसमें कुछ कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए जीएसटी लाया गया है। तो अर्लियर टैक्सेशन सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले जीएसटी आने से पहले वहां पे एक सर्विस टैक्स था, सर्विस टैक्स वॉज देयर, इवन तो वैट, वैल्यू एडेड टैक्स देयर। उसके साथ साथ सेंट्रल सर्विस टैक्स था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, देन एक्साइज ड्यूटी भी थी वहां पे, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए एप्लीकेबल थी। तो हर एक स्टेज पे ना आपको अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग टैक्स भरना पड़ता था। तो इट वाज द कास्केडिंग ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, ये सारे मल्टीपल टैक्सेस थे। और कास्केडिंग का मतलब लेयर्स बनाना, लेयर्स मतलब एक के ऊपर एक लेयर्स बनते जाते हैं। जैसे टैक्स का सिलसिला होता है, आप लेयर्स एक एक बार निकालते हैं, वैसे ना उनके लेयर्स बन जाते हैं। जैसे टैक्स के ऊपर टैक्स पेमेंट, टैक्स का ऊपर टैक्स का पेमेंट आ रहा था। मतलब सपोज आपका 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, तो पहले आपने 10 रुपये का टैक्स पेमेंट किया,
फिर अगला कोई टैक्स, अगला यानी कि जो अगला कोई भी टैक्स का पेमेंट होगा ना, वो आपको 110 रुपये पे करना होगा, लेकिन हम तो 10 रुपये तो ऑलरेडी कर चुके थे, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा था, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगा था। दैट वाज द मेन लूपहोल कि अर्लियर सिस्टम यानी कि जीएसटी आने से पहले क्या दिक्कत चल रही थी, क्या प्रॉब्लम चल रही थी। इट डिस्कोर्स इन नेचर ऑफ ट्रांजिशन सेल्स एंड सर्विस, जहाँ पे ना सबसे पहले क्या होगा कि वहाँ पे ना झगड़ा चल रहा है कि किस चीज को हम सर्विस मानेंगे और किस चीज को हम गुड्स मानेंगे। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन ऑफ एसी। अब जब आप अपने घर पे या अपने ऑफिस पे एसी इंस्टॉल करते हो, तो क्या आपने एसी आपकी गुड्स मानना है या सर्विस मानना है? क्या वो गुड्स है या सर्विस है? एसी आप देखने जाओ तो एसी तो गुड्स, ठीक है, क्योंकि वो इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लेकिन व्हाट अबाउट द सर्विस? एसी वाला जो है वो सिर्फ एसी रख के तो नहीं गया आपके ऑफिस पे, ही हैज टू इंस्टॉल, ही हैज टू फिट सम इक्विपमेंट एंड डीलिंग करना होगा, कुछ मशीनरी को उसको कुछ इलेक्ट्रिक वायरिंग कनेक्शन जोड़ने होंगे। सो दैट इज द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो जो इंस्टॉलेशन है वो तो सर्विस है। तो पहले कुछ अलग अलग नहीं था, सॉरी पहले सब मिक्स नहीं था कि गुड्स एंड सर्विस दोनों पे एक ही। पहले अलग था कि गुड्स पे भी आपको टैक्स पे करना है एंड सर्विस पे भी आपको टैक्स पे करना है। तो वहाँ पे था, इसलिए वहाँ पे डिस्प्यूट प्रॉब्लम हुआ कि हम गुड्स का टैक्स पे करेंगे या सर्विस का टैक्स पे करेंगे। बिकॉज एसी जब आप खरीदते हो तो एसी वाला ये तो नहीं बता रहा कि इंस्टॉलेशन पे कितना होगा। दे दे नीड कि भाई इंस्टॉलेशन आपको इसके अंदर ही मिल जाएगा, बट यू डोंट, वैसे एज अ परचेजर यू डोंट वरी अबाउट दी कितना इंस्टॉलेशन होगा, बिकॉज हमको तो सब कुछ साथ में मिल रहा है इन द कॉम्बिनेशन। तो हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाला जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा तो क्या वो सर्विस बता के टैक्स पे करेगा या गुड्स बता के टैक्स पे करेगा, उसके ऊपर ना वहाँ पे डिस्प्यूट होते थे। एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट। Excise is paid on assessable value of 70 instead of say consumer price of 100। जो कंज्यूमर को ना 100 रुपए की चीज मिलती थी, लेकिन हमें ना एक्साइज ड्यूटी जो है वो 70 रुपए पे करनी थी। 70 रुपए क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोडक्शन खत्म किया। हमने कल कॉस्ट अकाउंटिंग में देखा था कि हम प्रोडक्शन जब खत्म करते हैं तो वो हो गया हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो हमारा 70 रुपए है। तो हम जैसे ही फैक्ट्री से कुछ चीज बाहर निकलती है, दैट इज योर फिनिश गुड्स, तो हम ना उसके ऊपर 70 के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाते थे, टैक्स लगाते थे। जब जब भी हम फैक्ट्री से गुड्स बाहर निकालते हैं तब आपको टैक्स पे करना पड़ता था ऑन अकाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, उसे कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। तो उस एक्साइज ड्यूटी पे हमें टैक्स पे करना था, वो 70 रुपए पे करते थे। लेकिन फाइनली कंज्यूमर के हाथ में जो प्राइस मिलता था ना वो 100 रुपीज भी होता था, बिकॉज इसके ऊपर पैकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, लेबलिंग, ये सारे खर्चे भी होते थे। तो वहाँ पे भी दिक्कत हो रही थी कि हमको कस्टमर को तो हम 100 रुपए तक चीज बेच रहे हैं, तो हम 70 रुपए करके क्यों हम टैक्स पे करें? या फिर गवर्नमेंट का ये प्रॉब्लम हो रहा था कि हम 70 रुपए टैक्स तो कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका 20 रुपए का तो फायदा हो गया, उसके तो हम टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो वहाँ पे भी कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे कि एक्साइज ड्यूटी तो यहाँ पे कर रहा है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन प्रोविजन रेट। यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक एकता, यानी कि एक तरह का प्रॉपर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं था। हर हर एक प्रोविजन में कुछ अलग बात लिखी थी, हर एक प्रोविजन में रेट अलग अलग थे, हर एक स्टेट में भी रेट अलग अलग थे। आज वेट का रेट कहीं और स्टेट में कुछ और है, कुछ और किसी स्टेट में कुछ और है। वैसा हुआ करता था पहले, बिफोर जीएसटी कम्स इनटू पिक्चर। एंड देयर आर सम इंटरप्रिटेशनल इश्यूज, जैसे मैंने बताया दिस वाज द इंटरप्रिटेशनल इश्यूज कि किस चीज को हमें क्या समझना चाहिए। दैट वाज समझने की जो भी इश्यूज होते हैं, यानी कि जो एक लॉ की लैंग्वेज में कोई एक चीज को कोई एक बंदा किसी अलग तरीके से समझता है, तो दूसरा कोई बंदा जो है किसी अलग तरीके से समझेगा। तो जो जैसे समझेगा ना वैसे टैक्स का पेमेंट करेगा। तो दैट वाज द इंटरप्रिटेशनल इश्यूज एंड इट वाज अ नैरो बेस आल्सो। नैरो बेस क्यों था? बिकॉज सम प्रीशियस मेटल्स लाइक 1% नेचुरली एट 4% 5%, पेट्रोल एट 24% एंड एरिया और कंडीशनल बेस एग्जम्पशंस है। तो देखिए आप देख रहे हो कि जैसे प्रीशियस मेटल है, तो प्रीशियस मेटल पे ओनली 1%, और प्रीशियस मेटल तो हर कोई तो नहीं खरीदेगा। प्रीशियस यानी कि बहुत कीमती चीज, जैसे कि डायमंड। तो डायमंड पे आपका रेट था 1% का, ठीक है। ऑब्वियसली डायमंड कोई आम आदमी तो खरीदने जाएगा नहीं। तो ये ऐसे लोग होंगे, दे आर द रिच पीपल। तो रिच पीपल विल हैव पे टैक्स ओनली 1%, ठीक है। एंड जो नेसेसरी आइटम्स थी, ये तो सभी को चाहिए होंगी नेसेसिटी, जीवन जरूरत चीजें,
तो उनपे 5% का टैक्स था। इवन पेट्रोल वॉज एट 24%। ठीक है, वैट की बात कर रहे हैं। और कहीं कहीं पे ना कोई कोई एरिया में आपको एग्जाम्पशन दिया गया था, किसी किसी कंडीशनल एरिया पे भी एग्जाम्पशन था, किसी कंडीशन पे भी आपको एग्जाम्पशन दिया जाता है कि आपको टैक्स पे नहीं करना, लेकिन वो कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ी थी। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रांजेक्शन थे। एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर से तो अगर हम बात करें तो उसका अकाउंटिंग लिखना, उसका रिटर्न फाइलिंग करना, ये सारी चीजें जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव थी, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें थी, बहुत सारे फाइल फॉर्म करने पड़ते थे ईच एंड एवरी टाइम। तो फाइलिंग भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। देन ब्रेकिंग ऑफ सैनवेट चेन। सैनवेट का मतलब सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू ऐड होता था टैक्स में, लेकिन उसकी ना चेन हमको मिलती थी। चेन का मतलब होता है क्रेडिट लेना, जैसे टैक्स की क्रेडिट, टैक्स की क्रेडिट हमको मिलती थी। पिछली बार हमने जो भी टैक्स पेमेंट किया था वो अगली बार का जब भी हम पेमेंट करेंगे तो उसमें पिछली बार जितना पेमेंट किया था वो माइनस कर देते हैं। दैट वाज कॉल्ड सैनवेट चेन। तो उसका ब्रेकिंग कभी कभी हो जाता था बिकॉज ऑफ दैट सर्विस एंड गुड्स के इशू में, कि क्या चीज सर्विस है और क्या चीज गुड्स है, वी डोंट नो। एंड फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट हुआ करते थे, बार बार अमेंडमेंट हुआ करते थे ईच एंड एवरी टाइम। तो एग्जैक्टली आइडिया नहीं था कि कौन सा अमेंडमेंट अब क्या एप्लीकेबल होगा, उसका कोई एक रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं था। यूज कंप्लायंस बर्डन, रिटर्न फाइलिंग का बर्डन बहुत ज्यादा था। हर बार हमको डेट देखनी पड़ती थी कि कौन सी डेट में क्या फाइल करना क्या है। वेरियस टैक्सेबल इवेंट, टैक्सेबल इवेंट यानी कि टैक्स कब लगेगा, वैसी कौन सी इवेंट होगी कि आपको ट्रिगर पॉइंट होगा, ये है हमारा ट्रिगर पॉइंट। ट्रिगर पॉइंट मतलब ऐसा चीज कि वहां पे जाके आपको टैक्स लगेगा, कोई ऐसी चीज करोगे तब जाके टैक्स लगेगा। तो वो बहुत अलग अलग थी, अलग अलग केसेस में अलग अलग ट्रिगर पॉइंट है, यानी कि अलग अलग टैक्सेबल इवेंट थी। लेकिन अभी जीएसटी में आपको एक ही इवेंट है, बहुत सारी इवेंट को क्लब कर दिया गया है। डिफरेंट थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी कि टैक्स ना पे करने की या टैक्स पे करने की ना लिमिट दी गई कि इतना इनकम हो, यानी कि इतना टर्नओवर हो, इतना सेल्स हो, तब जाके आपको टैक्स पे करना है। और उसकी ना लिमिट हर स्टेट में अलग अलग हुआ करती थी, या हर अलग अलग स्टेट में अलग थी, या हर अलग अलग इंडस्ट्री में भी अलग अलग थी। तो इंडस्ट्री या स्टेट वाइज ना बहुत सारी आपको लिमिट याद रखनी पड़ती थी कि कौन सी लिमिट किसको लगेगी एंड ऑल। एंड मल्टीपल रेट्स भी थे वहाँ पे, बहुत सारे मल्टीपल रेट्स हुआ करते थे। नाउ ग्लोबल प्रेजेंस। तो इंडिया में आने से पहले जीएसटी कौन सी कंट्री में हुआ करता है, यानी अभी भी है। इट इज अवेलेबल इन मोर देन 100 कंट्रीज। जीएसटी अभी भी है, जीएसटी है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, इट इज मोर देन 100 कंट्रीज में अवेलेबल है। और वेरियस रेट्स यहाँ पे है। हम बात करते हैं मॉडल्स ऑफ जीएसटी। तो यहाँ पे ना आपके पास पूरे वर्ल्ड वाइड में तीन तरीके के मॉडल है जीएसटी के। जीएसटी में तीन मॉडल है। सबसे पहला है सेंट्रल जीएसटी का मॉडल, दूसरा है स्टेट जीएसटी, और तीसरा है ड्यूअल जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी का मतलब होता है कि ऐसा कोई जीएसटी, ऐसा कोई टैक्स, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वहाँ की जो मेन गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उसके हाथ में है, उसके ही वो कंट्रोल करता है पूरा टैक्स। लेकिन उसका जो भी हम टैक्स पे करेंगे ना, दैट विल डायरेक्टली गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी जेब में जाएगा। यानी कि स्टेट वालों को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। जो भी उनके स्टेट है, स्पेसिफिक स्टेट है, उनको कुछ हिस्सा ही नहीं मिलेगा। अगर उनको हिस्सा नहीं मिलेगा टैक्स में से, तो फिर वो स्टेट का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है या रोड बनाने हैं, सड़कें बनानी है, ये सब काम कैसे कर पाएंगे। लेकिन ये मॉडल अवेलेबल कौन सी सिटी, कौन सी कंट्री में है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया वाला ने ये सेंट्रल जीएसटी अपनाया है कि जो भी टैक्स जाएगा सबसे पहले कहाँ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर डिसाइड करेगी कौन से स्टेट गवर्नमेंट कितना टैक्स पे करना है। दैट वाज द केस। सेकंड है हमारा स्टेट जीएसटी। स्टेट जीएसटी कहता है कि सिर्फ और सिर्फ जो हल्का जो होगा टैक्स का पेमेंट, वो सिर्फ स्टेट वालों को मिलेगा, ओनली स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं जाएगा, ओनली स्टेट विल गेट द रेवेन्यू, जो टैक्स का रेवेन्यू होता है उनके लिए। तो स्टेट, स्टेट में हमारा यूएसए, द अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने ये मॉडल यूज किया है स्टेट जीएसटी मॉडल। लेकिन इंडिया ने कुछ अलग किया है, इंडिया ने किया है ड्यूअल मॉडल। ड्यूअल मॉडल क्यों है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हिस्सा मिले एंड स्टेट गवर्नमेंट को भी हिस्सा मिले, यानी कि दोनों का काम हो जाए कि सेंट्रल वाले के पास भी कुछ पोर्शन आ जाएगा एंड स्टेट गवर्नमेंट वालों का भी काम नहीं रहना चाहिए कि उनको भी कुछ ना कुछ रेगुलर बेस पे इनकम आनी चाहिए। तो सेंट्रल एंड स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट का हिस्सा होगा, उसे कहते हैं ड्यूअल जीएसटी। ड्यूअल जीएसटी दैट मींस टू जीएसटी, जिसमें एक होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा और दूसरा होगा स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा, बस दो ही गवर्नमेंट है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की जगह पे कहीं शायद आपको यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट भी देखने को मिल सकती है, केंद्र शासित प्रदेश।
तो उसके लिए एप्लीकेबल स्टेट और प्लस यूनियन टेरिटरी आर द सेम। लेकिन जो स्टेट की रूप में नहीं है, यानी कि उनका यूनियन टेरिटरी है, तो उनको वो हिस्सा मिलेगा, एस जी की जगह पे यूटी मिलेगा। अब देखते हैं कि जीएसटी का कंसेप्ट क्या है। इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन। सबसे पहले तो ये डेस्टिनेशन, यानी कि जहाँ पे जाके ये रुकेगा, जहाँ पे आपने गुड्स सप्लाई किया वहां पे टैक्स पे करना है, जहाँ से गुड्स निकाले वहां पे नहीं। यानी कि ये डेस्टिनेशन है कि एक जगह पे रुकेगा वो टैक्स, दैट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। और वो भी टैक्स है ऑन कंजम्पशन, यानी कि आप यूज करोगे, कंज्यूम करोगे किसी चीज को, तो ही टैक्स पे करना है, ठीक है, ओनली कंजम्पशन पे टैक्स है। टैक्स वुड अप्रूव। अभी देखो कंजम्पशन पे जो टैक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कोई ऐसी चीज खरीदी है जो उसको आगे जाके मैं बेचने वाला हूँ, तो मैं तो खुद कंज्यूम नहीं करने वाला, तो दैट मीन्स अब मुझे वो टैक्स नहीं पे करना। हाँ, पे करना है, लेकिन किसी और के पास से कलेक्ट करके फिर पे करना है। दैट इज रियल सी कि किस तरह से हमको कलेक्ट करना है एंड देन पे करना है। टैक्स वुड अप्रूव टू अथॉरिटी हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, उसे कहते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। कंजम्पशन यानी कि एक्चुअल में उसका यूज कहाँ हुआ, कौन सी स्टेट में, कौन सी सिटी में वो यूज हुआ, उस गुड्स का यूज कहाँ पे हुआ, जिस सिटी में या जिस स्टेट में उसका यूज हुआ ना, उस स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी हैविंग जुरिसडिक्शन, जुरिसडिक्शन यानी कि उसके ऊपर एक तरीके का उनके ऊपर कंट्रोल होना, स्टेट जुरिसडिक्शन यानी कि स्टेट का कंट्रोल है किसी सिटी के ऊपर, तो जो सिटी में जाके उसने गुड्स कंज्यूम किए, उस सिटी गवर्नमेंट को यानी कि उस स्टेट गवर्नमेंट को उनका पैसा मिलेगा, जो भी जीएसटी होगा वो उनको मिलेगा। देखिए ड्यूअल जीएसटी का जो मॉडल है उसमें आपके पास सीजीएसटी है, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी स्टैंड फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो तो ऐसा ही। देन एसजीएसटी स्टैंड फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर तो ना ड्यूअल जीएसटी है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि एक सेंट्रल को जाएगा और एक स्टेट वाले को जाएगा, तो सेंट्रल को भी जाएगा और स्टेट को भी जाएगा, दैट इज कॉल्ड सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सीजीएसटी जाएगा सेंट्रल के पास और एसजीएसटी का हिस्सा जाएगा स्टेट के पास। और दूसरा है आईजीएसटी, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब ये सीजीएसटी, एसजीएसटी प्लस आईजीएसटी, ये तीनों चीजें है क्या, वो हम देखेंगे आगे, और जैसे जैसे हम चैप्टर में जाएंगे फिर हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये तो तीन हिस्से जो गिरा है वो क्यों हुए। सेंटर विल एडमिनिस्टर द सीजीएसटी एंड आईजीएसटी व्हाइल द रिस्पेक्टिव स्टेट विल एडमिनिस्टर द एसजीएसटी। सेंटर के पास दो हक है, एक सीजीएसटी का और दूसरा आईजीएसटी का, लेकिन स्टेट के पास सिर्फ एक ही है जो कि एसजीएसटी, वो सिर्फ स्टेट के पास जाएगा। लेकिन दोनों सीजीएसटी और आईजीएसटी ये दोनों किसके पास जाएंगे, सेंट्रल के पास जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव द पावर टू कलेक्ट दिस जीएसटी। चलिए अब जीएसटी आने की वजह से ना क्या क्या एडवांटेजेस हुए, व्हाट आर द काइंड ऑफ एडवांटेजेस दैट जीएसटी ब्रिंग्स। पहला तो रिमूविंग द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। कास्केडिंग इफेक्ट यानी कि लेयर्स बनते जा रहे थे, टैक्स के ऊपर टैक्स का पेमेंट करना पड़ रहा था, अब वो नहीं होगा। यानी कि एक ही अमाउंट पे आपको टैक्स का हर बार पेमेंट करना है, जो भी पेमेंट करना है सिर्फ एक अमाउंट पे करना है। टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगा फिर वापस से उसके ऊपर टैक्स लगाना, वैसा नहीं होने वाला, ओनली वन हैव टैक्स। हायर थ्रेशोल्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आपको जीएसटी नंबर लेना है यानी कि जीएसटी में रजिस्टर होना है, तो उसके लिए ना हायर लिमिट रखिए। हायर लिमिट इज बेटर लिमिट। हायर लिमिट यानी कि जिसका सेल्स ज्यादा होगा ना वही जीएसटी पे करेगा। अब देखो 2-4 लाख रुपए का सेल है तो आपको जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है, मगर गवर्नमेंट ने बोला ही है कि हायर लिमिट रखेंगे। अब वो लिमिट क्या है कैसे नहीं, वो हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में फिर से देखेंगे। बट एक बात समझ लो कि जिसका ज्यादा सेल्स होगा उसको जीएसटी में आना है, लेकिन जो छोटे मोटे लोग हैं कि भाई 1-2 लाख रुपए का सेल्स होगा पूरे साल भर का, नॉट फॉर द मंथ, पूरे साल भर का, तो वो 5-6 लाख का भी सेल है तो भी आपको जीएसटी लानी है। अब वो लिमिट क्या है कैसे नहीं, वो हम आगे देखेंगे जब हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर लेंगे। देन एक है कंपोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। अब मान लो कि आपकी लिमिट है कम है, छोटे छोटे टैक्स पेयर है, तो उनको ना अगर आप लिमिट से ज्यादा भी जाते हो, लेट सपोज अगर किसी ने गवर्नमेंट ने बोला कि आपको 20 लाख से ऊपर हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, तो चलो 20 लाख से तो ऊपर हो गया, लेकिन अभी भी ना कुछ चीजें, कुछ बिजनेसमैन अभी भी छोटे ही है। 20 लाख इज नॉट मोर देन इनफ, क्योंकि ऐसा करोड़ों का बिजनेस तो है नहीं। तो उन्होंने बोला कि जो छोटे स्मॉल टैक्स पेयर्स है, जो कम, जिनका टर्नओवर कम है, 20 लाख से ज्यादा है लेकिन 75 लाख या 1.5 करोड़ से अंदर है, तो उनके लिए ना हमने एक स्कीम निकाली है जो कि है कॉम्पोजिशन स्कीम। अब इसके ऊपर पूरा पूरा अलग से एक चैप्टर है। कॉम्पोजिशन स्कीम समझने के लिए मैं पूरा एक चैप्टर आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है। फिर इसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से चैप्टर है।
फिर ऑनलाइन फैसिलिटीज, उसके लिए भी अलग से चैप्टर है। ऑनलाइन फैसिलिटी पर जीएसटी कंप्लायंस, यानी कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन से लेके रिटर्न फाइलिंग के लिए ना एक पोर्टल दिया गया आपको, कि उसी पोर्टल पे जाके आपको सब कुछ करना है। उसका ईवी बिल बनाना, ई इनवॉइस जनरेट करना, जितने भी काम है जीएसटी के रिलेटेड, एक या दो फोटो है उसके ऊपर ही जाकर आपको काम करना है। यानी कि सिंपल हो गया, पूरा ऑनलाइन फैसिलिटी है, कुछ भी ऑफलाइन करना है नहीं। पहले के जमाने में होता था कि ऑफलाइन फाइलिंग करते थे, स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिस होता था वहां पे जाके हमको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऑल प्रोसेस आर सिंप्लीफाइड एंड ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। रिलेटिवली लेसर कंप्लायंस अंडर जीएसटी। हाँ, पुराने मुकाबले जब हम वैट, फिर सीएसटी, सर्विस टैक्स ये सब पे करते थे ना, तब कंप्लायंस बर्डन ज्यादा होता था, क्योंकि इतने सारे टैक्स, उन सभी में कुछ ना कुछ अलग अलग रिटर्न फाइल करने पड़ते थे। इस बार इतना ज्यादा टैक्स का रिटर्न फाइल करने की ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। हार्डली आपको 3 रिटर्न फाइल करने हैं महीने के, सॉरी 2 रिटर्न, 2 रिटर्न फाइल करने हैं और एक वो सिर्फ कंप्लायंस चेक करना है कि हाँ सब कुछ सही है या नहीं, बस। डिफाइंड ट्रीटमेंट फॉर ई कॉमर्स एक्टिविटीज। देखो ई कॉमर्स एक्टिविटीज ना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि पहले के जमाने में इतना हुआ करता जितना आज है। पहले इतना ई कॉमर्स एक्टिविटीज होती नहीं थी। आज आप देखो, हर किसी छोटे से छोटा बच्चा भी अब ई कॉमर्स एक्टिविटी कर रहा है। ही इज यूजिंग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, एवरीवेयर। एंड कुछ भी आपको मंगवाना है तो आप ऑनलाइन ही मंगवाते हो। तो पहले ना ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन इतना वेल नोन या पॉपुलर नहीं थे जितना आज है। तो उनके लिए ना 2017 में ही गवर्नमेंट ने एक अलग स्पेशल एक्टिविटी बना दी कि ऐसे टाइप की एक्टिविटी है तो आपको कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, यानी कि इसके ऊपर जीएसटी किस तरह से वर्क होगा ना, उसके लिए ना गवर्नमेंट ने एक ट्रीटमेंट डिफाइन करके रख दी कि ऐसी ट्रीटमेंट होगी अगर आपका ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन है, तो इस तरह से आपका ट्रीटमेंट होगा। तो उसकी ट्रीटमेंट पहले से बता दी गई है। इंक्रीज एफिशिएंसी इन लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में एफिशिएंसी बड़ी है। अब गवर्नमेंट से ना पहले क्या होता था कि आप जब भी गुड्स किसी चीज को भेज, यानी कि किसी सामने वाले कस्टमर को भेजते थे, तो जनरली ना गवर्नमेंट के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था कि किसने किसको क्या चीज भेजी है। तो बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते थे या फिर जो भी लोग होते थे, वो उसके जरिए ना स्मगलिंग, फ्रॉड, ये सब भी चीजें करते थे कि गुड्स एक्चुअल में भेजते नहीं थे एंड बता देते कि हमने गुड्स भेजे हैं। तो हाउ द गवर्नमेंट विल नो कि एक्चुअल में आपने गुड्स भेजे हैं कि नहीं। तो डिलीवरी इज द मेन कंसर्न, क्या सच में आपने डिलीवर किया है कि नहीं गुड्स। तो उसके लिए ना गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर एक कंसेप्ट लाया, ई वे बिल। आपने नाम सुना होगा, ई वे बिल। ई वे बिल ये कंसेप्ट है कि वहां पे ना आपको सब कुछ गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा जब भी आप नया गुड्स किसी और को भेज रहे हो तब, कि आप कौन सा गुड्स भेज रहे हो, कहाँ भेज रहे हो, कितनी रुपए का है, कितनी क्वांटिटी है, और कौन से ट्रक में भेज रहे हो। एवरीथिंग वी हैव टू मेंशन टू द गवर्नमेंट, कि इस तरह से हमें एक डॉक्यूमेंट बनाना होगा, उससे कहते हैं ई वे बिल। तो ई वे बिल ना मुझे हर बार डिलीवरी से पहले बताना होता है गवर्नमेंट को। तो ये भी कंसेप्ट हो गया, तो उसकी वजह से भी आपको टैक्स की चोरी हो गई, बंद हो गई अभी। देन रेगुलेटरी द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कुछ अभी भी ऐसे सेक्टर्स है जो अनऑर्गेनाइज है, यानी कि इसके ऊपर किसी ने प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन इतना हुआ नहीं है। लेट्स सपोज स्ट्रीट फूड, वो अभी भी अनऑर्गेनाइज है, लेकिन वहां पे भी देखो अभी इतना सारा चीजें आ गई कि आप ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव अगर कर रहे हैं तो आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आता है। तो बैंक अकाउंट में आ रहा है तो आपको अगर सपोज 20 लाख से ज्यादा का रिसिप्ट आ गई, तो दैट मीन्स वी हैव टू रजिस्टर फॉर द जीएसटी। तो वहां से सारी पकड़ हो रही है कि हाँ, अब ये फैक्टर पहले सब कुछ क्या करते थे, कैश में ले लेते थे और गवर्नमेंट को बताते ही नहीं थे कि एक्चुअली हमने कितना कैश कलेक्ट किया। बट नाउ गवर्नमेंट ने दोनों चीजें एक साथ में की, पहले तो डीमोनेटाइजेशन किया और तब से ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट का जो है वो प्रोसेस ज्यादा आगे और बढ़ा है, पॉपुलर हुआ है ऑनलाइन पेमेंट का। एंड उसके साथ साथ जीएसटी आ गया 2017 से, तो उसको दोनों को लिंक कर दिया, सो दैट कि कहीं पे भी कुछ भी टैक्स चोरी का कोई केस बने ही ना। ठीक है, तो इतने एडवांटेजेस है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। कौन कौन से कंपोनेंट्स है जीएसटी के अंदर। मेजरली आपको 3 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट में सीजीएसटी, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज अ टैक्स कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब देखो एक और वर्ड आपके दिमाग में है, नया वर्ड है, दैट इज इंट्रा स्टेट। तो देखो इंट्रा स्टेट यानी कि स्टेट के अंदर। इंट्रा का मतलब होता है विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट इसका मतलब होता है इंट्रा। और एक और वर्ड है आपको, इंटर। इंटर यानी कि बाहर, स्टेट के बाहर, आउटसाइड स्टेट। इंटर
यानी कि आउटसाइड द स्टेट, एंड इंट्रा का मतलब विद इन द स्टेट। स्टेट के अंदर आपने कुछ भी गुड्स बेचे ना, तो यू हैव टू पे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, क्योंकि आप स्टेट के अंदर बेचते हो, तो उसमें से दो लोगों के पास हिस्सा जाना चाहिए, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाना चाहिए और सेंट्रल के पास भी जाना चाहिए, स्टेट के अंदर बेचा है तो। लेकिन अगर अपने स्टेट के बाहर बेचा तो किसी और स्टेट को बेचा होगा, तो जो जब किसी और स्टेट को बेचते हैं सेकंड दूसरे स्टेट को, तो आपको वहां पे आईजीएसटी पे करना है, जो कि डायरेक्टली कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, फिर उसमें से जो भी एसजीएसटी का हिस्सा होगा ना, वो जो स्टेट में बेचा है आपने उस स्टेट को दे देगा। यस, इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, कि आपने स्टेट के बाहर गुड्स बेचे हैं, तो आपको सिर्फ आईजीएसटी ही लगाना है, आईजीएसटी ऐड करना है बिल के अंदर। लेकिन अगर आपने स्टेट के अंदर गुड्स सप्लाई किए विद इन द स्टेट, तो आपको दोनों ही चीजें लगानी है, वन इज द सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, दोनों ही इन कॉम्बिनेशन में आएंगे। अगर विद इन द स्टेट है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अगर सपोज किसी गुड्स का आइटम का रेट है 18% का जीएसटी, सपोज कोई 18% जीएसटी है, तो दोनों में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा अगर ये दोनों है तो। और अगर सिंगल है ना, तो यहाँ पे 18% अकेला आईजीएसटी होगा, द ओनली रिमेनिंग आईजीएसटी पूरा होगा 18%, जो भी टैक्स होगा वो पूरा आईजीएसटी का होगा, जो कि 18% होगा। लेकिन अगर विद इन द स्टेट है तो दोनों में क्या क्या हो जाएगा, 9% सीजीएसटी प्लस 9% एसजीएसटी, और तब मिला के टोटल हो जाएगा 18%। तो दिस इज हाउ द वर्क। तो इसके तीन कंपोनेंट है, ठीक है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी कब लगेगा, जब आपने इंट्रा स्टेट भेजा होगा, यानी कि विद इन द स्टेट होगा। जैसे कि ट्रांजेक्शन हैपनिंग विद इन द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, यानी कि सेलर और बायर दोनों महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है, सो दैट ट्रांजेक्शन विल बी इंट्रा ट्रांजेक्शन। तो वहाँ पे आपको सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों पे करना है। देखो यहाँ पे भी सीजीएसटी एसजीएसटी है, बिकॉज ये भी एसजीएसटी इज ऑल्सो कवर्ड इन इंट्रा स्टेट ना, तो उसके लिए भी विद इन द महाराष्ट्र वाला जो भी होगा वो होगा। ये जस्ट महाराष्ट्र का एग्जाम्पल है, गुजरात है तो गुजरात भी हो सकता है, वेपी है, एमपी है, वेस्ट बंगाल है, जो भी है। तो ईच एंड एवरी स्टेट, जहाँ पे स्टेट के अंदर ही एक्टिविटी हो रही है ना, तो वहाँ पे आपको दो लोगों को हिस्सा देना पड़ेगा, सेंट्रल एंड स्टेट, तो वहाँ पे दोनों का आधा देना पड़ेगा, हाफ हाफ। लेकिन अगर आप स्टेट के बाहर बेचोगे तो आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, जो कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और वो 18% पूरा जाएगा। अगर किसी जीएसटी का रेट 18% है तो, अगर 5 है तो यहाँ पे दोनों ढाई ढाई हो जाएंगे, इक्वल टू 5, और यहाँ पे तो 5 ही रहेगा। तो इस तरह से आपको तीन कंपोनेंट याद रखने हैं किसी भी ट्रांजेक्शन पे, ये तीन कंपोनेंट आपको 100% दिखाई देंगे। इच एंड एवरी ट्रांजेक्शन यू विल सी दिस थ्री कंपोनेंट्स। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से, अभी तो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी ये तीनों लोग नए आए हैं। अब ये नए आए हैं तो पुराने वालों को इन्होंने रिप्लेस किया होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे कि कौन से पुराने वाले थे, कौन से टैक्स लग रहे थे पुराने, इनको इन्होंने तीनों ने रिप्लेस किया है। अब ये तीन आए हैं नए, तो पुराने जाएंगे, तो पुराने कौन कौन से गए वो देखते हैं। सबसे पहले सीजीएसटी और आईजीएसटी, यानी कि ये सेंट्रल वाली है, ये सेंट्रल टैक्सेस है। ये जितने भी टैक्स यहाँ पे मेंशन किए ना आपको, दे आर ऑल सेंट्रल टैक्सेस, जिसमें से सर्विस टैक्स जो कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था, सीएसटी यानी कि सेंट्रल सेल्स टैक्स, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट देते थे। वेरियस एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। जब भी आप चीज मैन्युफैक्चर करते हो ना, तो उस मैन्युफैक्चर करने के बाद आप फैक्ट्री से गुड्स बाहर निकालोगे, उसी दिन आपको मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी यानी कि एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। सेंट्रल सरचार्ज और सेस, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स, जो मैंने बताया सरचार्ज और टैक्स वो होते हैं। एंड एडिशनल कस्टम ड्यूटी, जब आप इंपोर्ट करते हो ना कुछ भी चीज, आपने बाहर की कंट्री से कुछ इंपोर्ट किया है ना, तो आपको एडिशनल कस्टम ड्यूटी पे करनी चाहिए, अदर देन बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी के साथ साथ एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी। अभी भी इंडिया के अंदर जीएसटी आने के बाद बेसिक कस्टम ड्यूटी इज दैट, यहाँ पे अभी भी बेसिक कस्टम ड्यूटी लग रही है, लेकिन क्या निकल गया, एडिशनल कस्टम ड्यूटी निकल गई। अब आपको कुछ भी एडिशनल कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी, हाँ लेकिन बेसिक तो पे करनी है, ठीक है। तो इतनी 5 चीजें हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अब पहले ले रहे थे ना, अब वहां पे सिर्फ 2 चीजें लेंगे, एक सीजीएसटी और एक आईजीएसटी। अब वही दोनों ही चीजें कलेक्ट करेंगे। और पेमेंट करने वाले के लिए भी कितना आसान है कि आपको सिर्फ या तो सीजीएसटी या तो आईजीएसटी का पेमेंट करना है, तो एक ही पेमेंट है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले अलग 5 अलग अलग पेमेंट करते थे, अब उनकी जगह पे सिर्फ एक पेमेंट करना है, सीजीएसटी प्लस या फिर आईजीएसटी। और देन ये है एसजीएसटी, तो एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल। तो ये हो गए स्टेट टैक्सेस। तो ये सारे टैक्सेस जो है ना वो स्टेट वाले के हाथ में थे, जैसे कि ऑक्ट्रॉय एंट्री या टैक्स। ऑक्ट्रॉय एंट्री यानी कि आपने देखा होगा कि जकात नाका, यानी कि टोल टैक्स,
आप एक एक सिटी से या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो ना, तो आपके पास से ना पैसा वसूल किया जाता है कि आप सिटी क्रॉस करके आए हो, ठीक है। तो उसे कहते हैं ऑक्ट्रॉय एंट्री। ऑक्ट्रॉय यानी कि सिटी के बाहर से आए। अभी भी आप जाते हो तो आपको हाईवे पे टोल टैक्सेस कलेक्ट करने वाले मिलते हैं। तो अभी तो फास्टेज का जमाना आ गया कि फास्टेज आपके पास रिचार्ज होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा आपके फास्टेज में से। पहले के जमाने में हमको टैक्स का पेमेंट करना पड़ता था, कैश में या कैश ही होता था पहले तो, ठीक है। तो ऑक्ट्रॉय पहले से चल रहा था, तो उनको सिर्फ उन्होंने अपडेट किया हुआ है। अब ये आपको ऑक्ट्रॉय देने की जरूरत नहीं है। ये इसके लिए जो बिजनेस के लिए है वो। अब आपने ना किसी एक सिटी से किसी दूसरी सिटी में गुड्स भेजे ना, तो आपको ये ऑक्ट्रॉय देने की जरूरत नहीं है। गुड्स के ऊपर, हाँ, सर्विस के ऊपर, पैसेंजर के ऊपर देना है, यानी कि गुड्स जो है ना उसके ऊपर ऑक्ट्रॉय देने की जरूरत नहीं। पहले क्या होगा, जो गाड़ी जा रही है यानी कि जो ट्रक जा रहा है ना, उस ट्रक का भी पैसा देना है, और ट्रक के अंदर कुछ गुड्स है तो उसका भी पैसा देना है। दैट इज द मेजर थिंग। लेकिन अब क्या होगा, सिर्फ ट्रक का पैसा जाएगा, और उसके अंदर क्या है क्या नहीं उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं। उसके अंदर आप गुड्स लेके जा रहे हो तो गुड्स के ऊपर टैक्स नहीं पे करना है। तो उसका जो गुड्स के ऊपर जो टैक्स पे करना था ऑक्ट्रॉय, वो हटा दिया गया है। देन टैक्सेस ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गैमलिंग, इसके ऊपर टैक्सेस पे किया जाता था। लॉटरी की इनकम हुई आपकी तो लॉटरी के ऊपर भी टैक्स होता था। बैटिंग यानी कि वही सट्टा, गैमलिंग इज ऑल्सो देयर, कसिनो, ये सारी चीजें के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता था, जो कि सेंट्रल नहीं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास था। स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी इन सभी चीजों के ऊपर। देन एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट के नाम पे भी टैक्स पे वसूल किया जाता था। जैसे आप मूवी देखने जाते हो तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। देन स्टेट सरचार्ज एंड सेस, जैसे सेंट्रल सरचार्ज थे टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, वैसे ही स्टेट के भी सरचार्ज थे। एंड इम्पोर्टेंट परचेज टैक्स, देखो अब यहाँ पे एक सेल्स टैक्स है। ये जो वैट है ना वो है वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि ये सेल्स के ऊपर लगता था। वैट इज ऑल्सो चार्ज ऑन सेल्स, और परचेज के ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता। तो वहाँ पे एक परचेज टैक्स हुआ करता। तो परचेज का भी टैक्स प्लस वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि सेल्स के भी टैक्स, तो हर जगह पे ना आपको टैक्स पे करना पड़ता, मतलब हर चीज में आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ता ईच एंड एवरी टाइम। तो देखो यहाँ पे भी आपने 6 चीजें निकाल दी, और 6 चीजों पे आपने सिर्फ एक चीज रखी है, दैट इज ऑन SGST। अब ये सारे निकल चुके हैं, वैट, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी या ऑक्ट्रॉय टैक्स, ये सब निकल चुके हैं। अब इनकी जगह पे आपको ओनली वन टैक्स पे पे, दैट इज GST यानी कि SGST। तो इतने चीजों को वहां रिप्लेस किया हुआ है। टोटल आप देख सकते हो 6 और 4, 5, 11 चीजें हट चुकी है। उसकी जगह पे आपको सिर्फ ये 3 चीजें आपको दिखाई देगी, CGST, SGST एंड IGST। देन देखिए अब ना, अब बात करते हैं कि ऐसे कुछ गुड्स जिनके ऊपर आज भी GST नहीं लगता। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर अभी भी आज की तारीख में भी कोई GST नहीं लगेगा, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर किसी को नोट करना हो तो नोट कर लेना कि कौन कौन सी चीजें हैं जो अभी भी GST के दायरे में नहीं आई है। दे आर कॉल्ड नॉन GST गुड्स। नॉन GST यानी कि इनके ऊपर कभी भी GST नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो गवर्नमेंट आपको बता देगी लगाने से पहले, यानी कि GST इसके ऊपर से अभी भी GST का टैक्स नहीं आ रहा है। अगर GST नहीं आ रहा है तो मतलब जो पुराने टैक्स थे ना वो अभी भी इनके ऊपर कहीं ना कहीं चल रहे हैं। फर्स्ट इज एल्कोहल। एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन की जो शराब है उसके ऊपर GST नहीं है अभी फिलहाल। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी अभी कोई GST नहीं है। अगर आपको ये कंफर्म करना है कि सच में इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर GST है या नहीं, तो आप आज घर पे जाके आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देखना, उसके ऊपर कोई भी GST का कंपोनेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अदर देन सर्विस चार्ज, सर्विस चार्ज अगर आपने आपसे कहीं से सर्विस चार्ज लिया है तो सर्विस के ऊपर GST होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पे आपको कभी भी GST देखने को नहीं मिलेगा। तो GST इज नॉन नॉन गुड्स, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉन GST गुड्स। देन टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, तम्बाकू या बीड़ी सिगरेट जिसमें तम्बाकू का इन्वॉल्वमेंट है, तो वैसी चीजों पे ना अभी GST है नहीं। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें GST प्लस एक्साइज दोनों है। कुछ चीजें हैं जिसमें GST भी आ रहा है और एक्साइज भी आ रहा है, लेकिन कुछ चीजों में GST अभी तक आया नहीं, पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हुआ। देन नेचुरल गैस, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं तो बताऊँ सबसे बड़ा काम इन्होंने यही किया है कि इसको, नेचुरल गैस को GST से बाहर रखा है। अब अगर सोचो, अगर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर GST ला दिया होता तो आज आप और मैं जो ऑक्सीजन कलेक्ट कर रहे हैं ना उस पर भी हमें टैक्स पे करना पड़ता। ऑब्वियसली बात है ना कि ऑक्सीजन पे कौन टैक्स पे करता है, वो तो हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है। ऑक्सीजन हम कलेक्ट कर रहे हैं ना, एंड ऑक्सीजन इज नेचुरल गैस, वो तो आराम से हवा में मिल रहा है हमको, एंड उसकी वजह से तो हम जिंदा हैं। तो ऑक्सीजन से भी, तो ऑक्सीजन इज कवर्ड अंडर नेचुरल गैस। तो जितने भी नेचुरल गैस है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लिथियम, मिथियम, जो भी टैक्सेस है, जो भी नेचुरल गैसेस है ना,
उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको आराम से सांस लेनी तो सांस ले सकते हैं, ठीक है। देन एचएसडी, एचएसडी स्टैंड फॉर हाई स्पीड डीजल, यानी कि डीजल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल, जिसमें यहाँ पे पेट्रोल का है। मोटर स्पिरिट का नाम है पेट्रोल। मोटर स्पिरिट उसका एक साइंटिफिक नेम है मोटर स्पिरिट, उसे हम अभी की लैंग्वेज में पेट्रोल कहते हैं। पेट्रोल, डीजल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन पे अभी भी जीएसटी नहीं है। अभी जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है ना, वो जनरली ना आपको एरोप्लेन में दिखाई देता होगा, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स, वहां पे ये फ्यूल दिखता है। एक्चुअली ये जो हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, ये नॉर्मल पेट्रोल डीजल पे नहीं चलते, उनके लिए अलग से स्पेशल फ्यूल आता है। जैसे हमारी गाड़ियां पेट्रोल डीजल पे चलती है, लेकिन विमान जो है ना, जो एरोप्लेन है, वो एक्चुअल में पेट्रोल डीजल पे नहीं चलते। दे नीड अ स्पेसिफिक फ्यूल, उसे कहते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल। उस एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे भी अभी भी कोई जीएसटी नहीं है, एंड इज ऑल्सो अ फ्यूल, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। जैसे पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं, वैसे उस फ्यूल पे भी अभी कोई जीएसटी है नहीं। तो इतनी चीजें हैं जिनके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट ने जीएसटी का अनाउंसमेंट नहीं किया, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी, बिकॉज फ्यूचर में ना इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल सकता है। सो मे बी ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो हम ये बेचने वाले हैं। अब कोई कंपनियां होगी ये सब बेच रही होगी, अल्कोहल बेच रही होगी या इलेक्ट्रिसिटी बेच रही होगी, टोबैको बेचने वाली कंपनी है या पेट्रोल डीजल वाली बेचने वाली कंपनी है। तो ये कंपनी को फिर किस तरह से जीएसटी चार्ज करना है, उसके ऊपर क्या प्रोसेस करना है, टैक्स किस तरह से पे करना है या नहीं करना, कौन सा टैक्स पे करना है, वो हमें देखना है।